आज हम बायोलॉजी का एक फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के 10-12 टॉपिक अभी क्लियर करा रहा हूँ। एक फास्ट रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर थोड़ा बायोलॉजी का भी करा दो। वैसे मेरा ये सोचना है कि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आपने अच्छे से चीज़ें पढ़ रखी है तो वह एग्ज़ाम में याद आ जाती है। फिर भी आपसे मैं करूँ, आप लोगों का सेटिस्फेक्शन मेन है, बिकॉज आप मेंटली अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाए। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको हर टॉपिक के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ, आज मैं आपको इतने सारे टॉपिक का रिवाइज करा रहा हूँ। सेल डिवीज़न बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी बोलो, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? मैं आपको अभी ये 13 यूनिट जो है उसको आपको मैं एक बार अच्छे से बता दूंगा कि एक्चुअली आपको एग्जाम से जाने से पहले हर टॉपिक में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको माइंड में लेके जाना है। बाकी हमारा जो अच्छे से डिटेल से पढ़ रखा होता है वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, वहाँ एग्जाम में बोलो आपको याद आ जाता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा आपको कि सबसे पहले सेल बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर पहला टॉपिक मैंने लिखा है बोलो सेल बायोलॉजी। ओके, अब आपसे मैं कह रहा हूँ, देखो सबको पता है सेल बायोलॉजी में एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है वो सेल ऑर्गेनल से आता है। किससे आता है बोलो? सेल ऑर्गेनल। तो इसी में हमारा फोकस रहेगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सेल ऑर्गेनल, ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ सेल ऑर्गेनल की बात करूँ तो मैंने कहा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आपको पता है मेजरली 7 कोशिकांग होते हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। एक होता है बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, बोलो नंबर 3 मैंने कहा गोल्जी बॉडी, बोलो गोल्जी आपसे मैं कहूँ बॉडी। नंबर 4 आपसे मैंने कहा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। ओके, इसी तरह से मैंने कहा यहाँ पर बोलो सेंट्रियोल, बोलो सेंट्रियोल। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और एक मैंने कहा बोलो ईआर। क्लियर? ये 7 कोशिकांग है जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो ऐसा हर कोशिकांग में क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है बोलो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्या होता है बोलो? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह होता है। बोलो मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, दोहरी झिल्ली वाला होता है। डबल मैंने कहा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाउंडेड, दोहरी झिल्ली आपसे मेरे को युक्त होता है। बोलो मैंने कहा इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसके अंतर्वलन से क्या बनती है बोलो? क्रिस्टी। अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्रिस्टी किस में उपस्थित होती है बोलो? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बोलो? साइट ऑफ क्रेब साइकिल है। बोलो क्रेब चक्र का क्या है? स्थल है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा इसको बोलो सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग भी कहते हैं। सेमी आपसे मैं को ऑटोनोमस आपसे मैं कह रहा हूँ सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। इसमें आपसे मैं को 70S राइबोसोम भी होता है। 70S राइबोसोम भी इसमें उपस्थित होता है। इसको हम सेल बोलो विद इन आपसे मैं कह रहा हूँ सेल, ठीक है, ये भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। खोजकर्ता इसका कोलिंकर होता है। आपसे मेरे को नाम बेंडा ने दिया है। क्लियर? ये आपसे मेरे को ऐसी बातें हैं जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया बोलो आपसे एक मेम्ब्रेन बाउंडेड कोशिकांग है। तो ये चीज आपसे मेरे को बोलो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया में होती नहीं है। तो बैक्टीरिया में इसके एनालोगस मीजोसोम स्ट्रक्चर होती। कौन सी होती बोलो? मीजोसोम। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट का नाम आपसे मेरे को खोजकर्ता हैकल है। बोलो खोजकर्ता कौन है बोलो? मैंने कहा हैकल है। क्लियर? ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बोलो आपसे मेरे को सेल ऑर्गेनल है। ओके, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। मैंने कहा ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ओके, और मैंने कहा एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन
एनिमल सेल आपसे मेरे को जंतु कोशिका में क्या होता है बोलो, ये एब्सेंट होता है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक ग्रेना होती है और एक स्ट्रोमा होती है। जो ग्रेना होती है वो लाइट रिएक्शन का स्थल है और स्ट्रोमा होती है वो डार्क रिएक्शन का स्टेबल है। हायर प्लांट के अंदर इसका शेप ओव्यूल शेप होता है। बाकी आपसे मेरे को लोअर प्लांट जैसे जो आपका मैंने कहा क्लेमाइडोमोनास है उसमें कप शेप होता है बोलो, आपसे में यूलोथ्रिक्स के अंदर गडल से मेकलानुमा होता है, आपसे में कोई स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप होता है। ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग है और ये बोलो आपसे जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। बोलो कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की है। कैमिलियो आपसे में को गोल्जी ने इसकी खोज की है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए बहुत सारे नाम वाला बोलो, नाम बहुत नाम इसके आपसे मैं कह रहा हूँ। गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर एक सिस्टर्नी होती है बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ एक ट्यूब्यूल्स होती है और एक क्या होती है बोलो, वेसिकल्स होती है। क्लियर? तो ये थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और इसका ये जो सिस्टर्नी होती है इसको सिस फेस कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बोलो, ट्रांस फेस कहते हैं। क्लियर? और गोल्जी बॉडी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। आपसे मैं कहूँ क्या होता है बोलो, एकल झिल्ली युक्त आपसे में कोशिकांग। और गोल्जी बॉडी का कार्य जो है बहुत सारे होते हैं जिसमें मेन कार्य गोल्जी बॉडी आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो स्पर्मेटिड को स्पर्म में बदलती है। बोलो मैंने कहा स्पर्मेटिड आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा स्पर्मेटिड को किस में बदलती है बोलो, स्पर्म में बदलती है। बोलो आपसे मैं को शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करती है, सेल प्लेट बनवाती है, आपसे में कोशिका भित्ति के मटेरियल बनवाती है और प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट आपसे में को एक तो पता होनी चाहिए, डी डवे इसके खोज करता है। इसको हम सुसाइडल बैग बोलो, सुसाइडल बैग आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आपसे में को इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें उपस्थित होता है। ये इसका स्पेसिफिक करैक्टर है। और आपसे मैं कह रहा हूँ ये बहुत सारे रूप वाला, बहुत सारे आपसे मैं कहूँ रूप वाला, ठीक है, रूप वाला क्या होता है ये कोशिकांग, यानी पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गन होता है। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम। और इसका कार्य क्या होता है कि आपसे पुरानी सेल और पुराने सेल ऑर्गेनल को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। सेंट्रियोल की बात करें तो पहली बात तो पता होना चाहिए एब्सेंट आपसे मैं कह रहा हूँ इन मैंने कहा प्लांट सेल। क्लियर? दूसरी बात ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। बोलो क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बैलगाड़ी के पहिए जैसी काट बोलो व्हील स्ट्रक्चर होती है। बोलो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल की व्यवस्था 9+0 होती है, जिसमें 9 पेरिफेरल और 0 सेंट्रल होती है। जो 9 होती है वो कैसी होती है बोलो, ट्रिपलेट होती है। कार्य इसका क्या है बोलो, कोशिका विभाजन में सहायक। आपसे मैं कहूँ कार्य क्या होता है, हेल्प इन आपसे मैं कहूँ सेल डिवीजन। ओके, उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम की। एक तो स्मॉलेस्ट आपसे मैं कह रहा हूँ सेल ऑर्गेनल, बोलो सबसे छोटा ये क्या होता है, कोशिकांग होता है। उसके बाद यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, बोलो मैंने कहा यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है। बोलो झिल्ली रहित होता है, बोलो झिल्ली रहित मतलब मेम्ब्रेन लेस होता है आपसे मैं कह रहा हूँ। उसके बाद इसका कंपोजिशन ये बोलो आपसे मेरे को RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और आपसे मैं कह रहा हूँ मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है बोलो, केंद्रिका द्वारा होता है। और आप सब जानते हो राइबोसोम दो तरह का, बोलो एक 80S और एक आपसे मेरे को 70S। और 80S के अंदर बोलो एक लार्ज यूनिट आपकी 60S और स्मॉल यूनिट 40S। और 70S के भी बोलो आपसे मेरे को एक लार्ज यूनिट 50S और स्मॉल यूनिट 30S। क्लियर? ये आपको अक्सर पता होना चाहिए। राइबोसोम का कार्य क्या है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। और उसके बाद अगर अपन बात करें आपसे मैं कह रहा हूँ किसकी बात करें, ER की, तो आपसे मैं कह रहा हूँ ER की बात करता हूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लास्ट 7 क्या है बोलो, ER। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंते
प्रदवी, आपसे मेरे को जालिका। इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? एक तो एकल झिल्ली युक्त सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एकल झिल्ली युक्त होती है। दूसरी आपको पता होना चाहिए कि ये कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। क्या करती? बोलो यांत्रिक, बोलो सामर्थ्य आपसे मेरे को प्रदान करती है। और आपसे मेरे को इसकी भी स्ट्रक्चर में वही सिस्टर्नी ट्यूबुल्स वेसिकल होती है। और आपसे मेरे को टाइप्स की बात करें तो दो तरह की, एक RER और एक SER। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ATS राइबोसोम होगा, इसलिए रफ होगी, और इधर क्या होगा? एब्सेंट होगा। और आपको पता होना चाहिए जो RER होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर वेसिकल एंड ट्यूबुल्स क्या होती है? ज़्यादा। बात समझ में आए? बोलो। और मैंने कहा बोलो इसको हम ट्रिक किससे याद रख सकते हैं? VCR। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा VCR मतलब वेसिकल्स और सिस्टर्नी क्या होती है? ज़्यादा होती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ। और SER के अंदर आपको पता होना चाहिए TVS मतलब ट्यूबुल्स और वेसिकल्स क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर? तो आपसे मैं को ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि सेल बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा आपको कोशिकांगों का आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा नंबर 2, क्योंकि सेल बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन ही आपका किसका आता है? कोशिकांगों का आता है। तो कोशिकांगों का एक डिफरेंशिएट माइंड में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सेल डिवीजन की। आपसे मैं कहूँ सेल डिवीजन, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? बोलो इंटरफेज। मैंने कहा इंटरफेज प्लस डिवीजन फेज। क्लियर? डिवीजन आपसे मैं कहूँ फेज, ठीक है? तो आपसे मैं करूँ डिवीजन फेज या बोलो मैंने कहा एम फेज, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब इंटरफेज में 3 होती है, G1 बोलो S और G2। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गई? बोलो सेल साइकिल की। तो G1 बोलो S, G2 और M। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2 बार सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए G1S और G2 का। G1 जो होती है उसको गैप आपसे मैं कहूँ फर्स्ट फेज भी कहते हैं। बोलो ग्रोथ आपसे मैं कहूँ फर्स्ट फेज भी कहते हैं। ओके। उसके बाद मैंने कहा कि जीवन जो होती है उसको प्री मैंने कहा रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं, और आपसे मेरे को इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है? ये इसके बहुत सारे नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। एस को आपसे मेरे को सिंथेसिस फेज, बोलो एस का फुल नेम क्या है? सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें रेप्लिकेशन होता है इसलिए इसको रेप्लिकेशन आपसे मेरे को फेज भी कहते हैं, ठीक है? ओके। उसके बाद आपसे मेरे को इसको हम बोलो गैप मैंने कहा सेकंड फेज भी कहते हैं, ग्रोथ सेकंड फेज भी कहते हैं, और आपसे मैं कहूँ पोस्ट बोलो मैंने कहा रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं, और इसी को आपसे मैंने कहा कि बोलो प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है? माइटोटिक फेज भी कहते हैं। सारे कोशिका विभाजन की तैयारियां इन्हीं इंटरफेज में होती है। इंटरफेज बोलो आपसे एक रेस्टिंग फेज न होकर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय फेज होती है। जीवन के अंदर बोलो संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है, कोशिका की साइज बढ़ती है। बोलो आपका जो एस सब फेज होती है उसमें रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की संख्या डबल हो जाती है, और उसके अलावा मैंने कहा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। G2 के अंदर आपको पता होना चाहिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल ऑर्गेनल की संख्या बढ़ती है, सभी प्रकार के आरएनए बनते हैं, और मैंने कहा आपको कि G2 के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे जाकर बोलो आपके स्पिंडल फाइबर बनाता है। फिर आपसे बात करते हैं माइटोटिक फेज, यानी जो आपसे मैं कह रहा हूँ डिवीजन फेज है। ओके, डिवीजन फेज है। आपको पता होना चाहिए एम फेज जिसमें वास्तव में विभाजन होता है, और विभाजन एक्चुअली कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है बोलो माइटोसिस, आपसे मैं कह रहा हूँ एक होता है बोलो मियोसिस, आपसे मैं कह रहा हूँ एक होता है एमाइटोसिस, ठीक है? बोलो ए मैंने कहा माइटोसिस, ठीक है? तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है तो जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो आपको बोलो दिमाग में लेके जाना ही है। बोलो सबसे पहले माइटोसिस की बात करें, ये मैंने कहा बॉडी कि आपसे मैं कह रहा हूँ सभी सेल्स आपसे मैं कह रहा हूँ में
जीवन पर्यंत, जीवन बोलो मैंने कहा पर्यंत होने वाला आपसे मैं करूं विभाजन, ठीक है, विभाजन मैंने कहा होता है। ओके, और इसकी बात करें मियोसिस की, यह है ओनली मैंने कहा रिप्रोडक्टिव सेल्स, जनन कोशिका, ठीक है, जनन आपसे कोशिका मतलब रिप्रो मैंने कहा डक्टिव बोलो सेल्स, ठीक है, बोले तो आपसे मैं करूं टेस्टिस एंड ओवेरी, ठीक है, में ही होने वाला विभाजन है। और एमाइटोसिस प्रोकैरियोट का विभाजन है, आपसे मैं करूं ये प्रिमिटिव, आपसे मैं कहूँ प्रिमिटिव आदिम, मैंने कहा आदिम, ठीक है, बोलो तथा मैंने कहा प्रोकैरियोटिक आपसे मैं कहूँ डिवीजन है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या बात पता होनी चाहिए, जो माइटोसिस होता है, बात समझ में आए, बोलो कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं, कोई मैंने कहा विभिन्नताएं, ठीक है, उत्पन्न आपसे में को नहीं, जबकि इसमें क्या होता है बोलो क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए विभिन्नताएं आपसे में को उत्पन्न, ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्या है बोलो क्रॉसिंग ओवर। ओके, उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें भी नो वेरिएशन, ठीक है, नो वेरिएशन, कोई विभिन्नताएं नहीं, बात समझ में आए। उसके बाद अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ लेब में सोर्स की बात करें इसकी स्टडी का, तो मैंने कहा प्लांट के अंदर तो क्या होता है रूट ऑफ आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा ऑनियन, बोलो जो प्याज होता है उसकी जड़ सबसे अच्छा सोर्स होता है। और एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर मैंने कहा एक बोलो बेस ऑफ नेल, नाखून का आधार, और एक रूट ऑफ हेयर, बात समझ में आए, ये सबसे बेस्ट स्टडी करने के लिए सोर्स होते हैं। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो लैब में स्टडी के लिए बोलो मैंने कहा आपको कि बोलो गोनाड्स, आपसे मैं कहूँ गोनाड्स मतलब टेस्टिस बोलो एंड ओवेरी, ये आपसे मैं कह रहा हूँ बेस्ट सोर्स होते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आपसे मैं कहूँ एनिमल के अंदर, ठीक है, और प्लांट के अंदर एंथर जो होता है बोलो परागकोश जो होता है वो बेस्ट इसका क्या होता है बोलो आपसे मैं कहूँ सोर्स होता है। और रही बात इसकी स्टडी कर लिए तो सोर्स क्या होता है बोलो आपसे सूक्ष्म जीव, ठीक है, बोले तो आपसे मैं कहूँ बैक्टीरिया सबसे अच्छा इसका सोर्स होता है। ओके, तो एक तो ये बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूँ जो मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस होता है उसमें क्या होता है बोलो एक मियोसिस आपसे मैं कहूँ फर्स्ट होता है और एक मियोसिस बोलो क्या होता है सेकंड होता है, ठीक है। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर बोलो केवल मैंने कहा क्या होता है समजात, मैंने कहा गुणसूत्र, बोलो गुणसूत्र का क्या होता है बोलो पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, मतलब इसमें 2n से n होना होता है, क्लियर। और इसमें क्या होता है बोलो गुणसूत्र का क्या होता है, गुणसूत्र का क्या होता है विभाजन होता है, ठीक है, विभाजन आपसे मैं को होता है। तो इसमें n से n ही रहता है, ये पूरी तरह से किसके समान है बोलो माइटोसिस के समान है, ठीक है। ओके, और आपसे मैंने कहा जो मियोसिस फर्स्ट होता है आपसे मैं को उसके अंदर जो प्रोफेज बोलो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें 5 क्या होती है बोलो सब फेज होती है, जिसका ऑर्डर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक होती है लेप्टोटीन, आपसे मैं कह रहा हूं एक होती है जाइगोटीन, एक होती है पैकाइटीन, आपसे मैं कह रहा हूं एक होती है डिप्लोटीन और एक होती है डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। ये 5 सब फेज होती है, अक्सर इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है। और जो पैकाइटीन ऐसी सब फेज होती है जिसके अंदर ही क्या होता है बोलो क्रॉसिंग ओवर, आपसे मैं कहूँ क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय बोलो होता है, ठीक है, जीन विनिमय होता है। तो इतना सा आपको दोस्तों थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद अपन आ जाते हैं बोलो क्या मैंने कहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं तो आपसे मैंने कहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ वही कार्बोहाइड्रेट बोलो प्रोटीन, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो लिपिड और मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड आता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो आपको मैंने पहले केमिस्ट्री में बता दिए, तो अभी मेरा फोकस किस पे होगा बोलो न्यूक्लिक एसिड पे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या होता है
डीएनए एंड आरएनए। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट तो क्या पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं बोलो? पॉलीमर ऑफ, आप समय को न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक मैंने कहा पेंटोस शुगर, एक क्या होती है बोलो? पेंटोस शुगर। तो आप समय को पेंटोस शुगर में राइबोज तो होती है किसमें बोलो? इन आरएनए। आप समय कह रहा हूँ, मैंने कहा डी ऑक्सी राइबोज, ये किस में होती है बोलो? इन डीएनए। बात समझ में आए? उसके बाद अपन बात करते हैं, दूसरा घटक होता है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है बोलो? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अंदर मैं आपसे कह रहा हूँ, एक होता है बोलो प्यूरिन और एक होता है बोलो पिरीमिडीन, ठीक है। तो प्यूरिन जो होता है, आपसे मैं कहूँ, इसमें क्या होता है बोलो? एडेनिन एंड गुआनिन। आप सब जानते हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ए और जी ये दोनों किसके होते हैं? प्यूरिन के। और पिरीमिडीन के अंदर आपसे मैं कहूँ एक आता है बोलो थाइमीन, आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा साइटोसिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। जो थाइमीन होता है बोलो आपसे मैं कहूँ यही किस में होता है? स्पेसिफिक, आपसे मैं कहूँ स्पेसिफिक फॉर, मैंने कहा डीएनए, क्लियर। और यूरेसिल होता है, ये क्या होता है बोलो? स्पेसिफिक फॉर, मैंने कहा आरएनए, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थाइमीन का दूसरा नाम 5 बोलो आपसे मेरे को मिथाइल यूरेसिल भी होता है, क्लियर। और तीसरा घटक होता है H3PO4, बोले तो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक, आपसे मेरे को फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। तो आपसे मेरे को दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर आपसे मैं करूँ नाइट्रोजन पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों ही अगर घटक जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बोलो? न्यूक्लियोसाइड। और इसमें जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड, क्लियर। तो आपको मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का अर्थ बता दिया। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा बोलो? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। और मैंने कहा आपको कि आपसे मेरे को पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बॉन्ड बीच में होगा वो एस्टर बॉन्ड होगा, क्लियर। तो आपसे मैं करूँ मतलब ही मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझना कि सपोजेड मैंने आपसे कहूँ ये पेंटोस शुगर लिया, ओके, और आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने नाइट्रोजन बेस को जोड़ा और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ा। ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है रफली 1 2 3। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 4 और ये 5। तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये फॉस्फोरिक एसिड जो है बोलो आपसे मैं कहूँ वो 3 और 5 पे जुड़ता है। तो मैंने कहा ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच होता है? नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। और ये कौन सा होता है बोलो? एस्टर बॉन्ड होता है। और ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसाइड और ये मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये आपको एक बार बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपसे मैंने कहा बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहला पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोज, आपसे मेरे को न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ये इसका पूरा नाम होता है। बोलो आपसे डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का मिलकर बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है? एंटी, बोलो आपसे मेरे को पैरेलल होती है, बोले तो प्रति समानांतर होती है, प्रति समानांतर। एंड आपसे मेरे को क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होती है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ ये दोनों चेन एक 3 to 5 है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो 3 to, मैंने कहा आपको 3 to 5 है, तो दूसरी क्या होती है बोलो 5 to 3 होती है, क्लियर। तो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों, मैंने कहा चेन, ठीक है, बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। हाइड्रोजन बोलो आपसे मैं कहूँ बॉन्ड से मैंने कहा जुड़ी होती है, ठीक है। और आपसे मैं करूँ इसमें एडेनिन और थाइमीन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्लियर। और मैंने कहा गुआनिन और साइटोसिन के बीच में कितने होते हैं? 3। आपको पता होना चाहिए, बात समझ में आए। उसके बाद आपसे मैं करूँ यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं स्पेसिफिक बॉन्ड पूछे, स्पेसिफिक बॉन्ड तो आपसे मेरे को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फो मैंने कहा डाई एस्टर बॉन्ड।
जिससे कि बोलो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे। इसकी जो दिशा होती है वो एक चेन के अंदर अगर 5 to 3 है तो आपसे मेरे को दूसरी चेन के अंदर बोलो आपसे क्या होगी, बोलो 3 to 5 होगी। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि हमारा जो डीएनए होता है वो केंद्रकीय डीएनए, न्यूक्लियस। मैंने कहा डीएनए की बात करूं तो न्यूक्लियस डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। लेकिन मैंने कहा बोलो आपको अगर मैं आपसे कहूं बात करूं साइटोप्लाज्मिक, बोलो साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात करूं, साइटोप्लाज्मिक डीएनए का मतलब हुआ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। और उसके अलावा मैंने कहा प्रोकैरियोटिक, आपसे मैं को डीएनए की बात करूं तो ये जो होता है वो क्या होता है, बोलो सर्कुलर होता है। क्लियर। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा लीनियर के साथ साथ ये 80 टाइप का होता है, आपसे मैं करूं, और सर्कुलर के साथ साथ ये जीसी टाइप का होता है। मतलब इसमें एडेनिन थाइमिन ज़्यादा होता है, इसमें ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपसे मैंने कहा कि बोलो डीएनए जो होता है वो 4 गोफ आपसे मैं कह रहा हूँ कि नियम का पालन आपसे मैं को करता है। किसके नियम का पालन करता है, 4 गोफ का नियम का। मतलब क्या कहना चाहता है, 2 बातें बोलो आपसे मैं करूँ एडेनिन मैंने कहा प्लस ग्वानिन इजिकल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन, यानी परसेंटेज ऑफ प्यूरिन आपसे 50%, परसेंटेज ऑफ क्या होता है प्रीमिडिन। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन इजिकल टू परसेंटेज ऑफ, मैं आपसे कहूँ परसेंटेज ऑफ थाइमिन, और परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इजिकल टू परसेंटेज ऑफ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा ग्वानिन। ये आपको पता है तो आप कभी भी इसके क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपसे मैं को बेस रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस टी, आपसे मैं करूँ ए प्लस टी डिवाइड बाय जी प्लस सी। ये क्या होता है, क्षार अनुपात होता है। क्लियर। ओके। जो यूकैरियोट का 1 से ज़्यादा होता है, प्रोकैरियोट का कम होता है। उसके अलावा डीएनए आपसे मैं कह रहा हूँ कि डबल आपसे मैं कहूँ हेलिक्स, डबल आपसे मैं कहूँ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो किसने दी है, बोलो वॉटसन और क्रिक ने दी है। क्लियर। और जो दी है वो किसके लिए, बोलो बीटा डीएनए के लिए। बात समझ में आए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपसे मैं करूँ इसके अंदर मैंने कहा ये शुगर शुगर शुगर, बोलो आपसे छोटा सा बना रहा हूँ एडेनिन थाइमिन, बोलो मैंने कहा गुआनिन, बोलो साइटोसिन, मैंने कहा यहाँ पर साइटोसिन गुआनिन, बोलो एडेनिन थाइमिन, कुछ भी कर दूँ हर पर्सन के अंदर क्या होता है, अलग होते हैं। क्लियर। तो एक मैंने छोटा सा रूप बनाया कि डबल हेलिक्स मॉडल एक्चुअली क्या है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने एक छोटा सा रूप बनाया। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि जो डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर हमें सारी चीज़ें अच्छे से पता चलती है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में किससे जुड़ी, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हुए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और आपसे मैं कह रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है कि डीएनए इस तरह से हेलिकली कोइल्ड होता है, तो ये जो होता है वो एक इसका क्या होता है, बोलो हेलिक्स होता है। बोलो आपसे मैं कहूँ जिसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, बोलो पेयर होते हैं, जिसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इमेजिन करो ये मैंने आपको बताया 34 एंगस्ट्रॉन लेंथ है, हेलिक्स लेंथ। इसमें बोलो अभी मैंने 4 बनाए, बाकी 10 होते हैं, तो ये दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी, 344 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। और डीएनए का व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये डायमीटर ऑफ डीएनए, ये आपसे मैं कहूँ थोड़े सा डाटा आपको पता होना चाहिए। और शुगर टू शुगर डिस्टेंस 11.1 एंगस्ट्रॉन होती है। बात समझ में आई, बोलो। उसके अलावा मैंने कहा 9 पॉइंट क्या पता होना चाहिए, रेप्लिकेशन आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, एक तो आपसे मैं कह रहा हूँ किस मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। किससे होता है, बोलो सेमी कंजर्वेटिव आपसे मैं को मेथड, हिंदी में बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि। कौन सी, बोलो अर्ध संरक्षी विधि। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि बोलो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बोलो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। तीसरा मैंने कहा नई चेन आपसे मैं कह रहा हूँ का निर्माण, आपसे मैं को निर्माण हमेशा हमेशा बोलो 5 to 3 दिशा में आपसे मैं कहूँ दिशा में होता है। क्लियर। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब क्या है कि ये पेरेंटल डीएनए है, तो आपसे मैं कहूँ एक चेन तो पेरेंटल होगी और एक चेन कौन सी बनेगी, बोलो नई चेन बनेगी। इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड को हाफ आपसे मैं कहूँ ओल्ड, हाफ मैंने कहा न्यू, मैंने कहा चेन मेथड भी
कहते हैं। ओके, यहाँ पर एंजाइम आपका डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज आता है। क्लियर? और आप समय को एक्चुअली इसमें क्या होता है कि पहले खुलना होता है, अनजंपिंग होता है, फिर नई चेन बनती है। सपोजेड ये 3 to 5 है और आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये 5 to 3 है, तो एक चेन कंटिन्यूस बनती है। बोलो आपसे मैं करूँ जिसको हम सतत चेन, बोलो क्या कहते हैं? सतत श्रृंखला कहते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। आपसे मैं कहूँ जिसको हम लीडिंग चेन भी कहते हैं। ओके, और एक मैंने कहा बोलो यहाँ पर इस तरह से असतत बनती है जिसको हम लेगिंग चेन, बोलो क्या कहते हैं? लेगिंग चेन भी कहते हैं। और इन खंडों को क्या कहते हैं? ओका जाकी आपसे मैं कहूँ खंड, ठीक है, जिनको बाद में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। किस एंजाइम द्वारा? लाइगेज एंजाइम द्वारा। इस तरह से आपने देखा एक चेन इधर से बनेगी, एक इधर से बनेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाई डायरेक्शनल। क्लियर? बात समझ में आई होगी। उसके बाद एक मैंने लास्ट आपको बात बता रहा हूँ कि जो डीएनए होता है, आपसे मैं कह रहा हूँ डीएनए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ से डीएनए बनना तो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन डीएनए से बोलो एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? बोलो ट्रांस आपसे में को क्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अब हम जानते हैं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डीएनए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों चेन में से, बोलो मैंने कहा जो आपकी जो आपसे मैंने कहा मास्टर स्ट्रैंड होती है, सेंस स्ट्रैंड होती है, उसी से बोलो क्या बनता है? और ये नॉन सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, उसी से क्या बनता है? बोलो आपसे में को एमआरएनए बनता है, ठीक है। अगर ये मास्टर स्ट्रैंड है, बोलो मास्टर आप समय को श्रृंखला है, चेन है, आप समय को इससे बनेगा, तो मैंने कहा ये 3 to 5 है, ये बोलो आप समय करो 3 to 5 है, और नई चेन हमेशा हमेशा क्या बनेगी? 5 to 3। पूरी मोलिकुलर बायोलॉजी में ध्यान रखो, नई चेन हमेशा 5 to 3 बनती है। बस ध्यान क्या रखना, यहाँ एडिनिन है तो इसका कप्लीमेंट्री कौन होता है? बोलो थाइमिन, तो कि थाइमिन की जगह इसमें क्या होता है? यूरेसिल। ये ग्वानिन है तो यहाँ पर क्या आएगा? साइटोसिन। ये ग्वानिन है तो यहाँ से क्या आएगा? साइटोसिन। एडिनिन का क्या होता है? बोलो थाइमिन। थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या होता है? यूरेसिल। तो कभी भी आपको ये दे रखा हो, ये आप बना सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 10 पॉइंट के अंदर पूरा मैंने डीएनए बता दिया है। उसके बाद अगर आरएनए की बात करें, आरएनए आपको पता होना चाहिए इसकी पेंटोज शुगर, आपसे मैं कहूँ पेंटोज शुगर इसकी कौन होती है? तो आपसे मैं कहूँ पेंटोज शुगर जो होती है वो आपसे मैं कहूँ राइबोज होती है। क्या होती है? राइबोज। इसलिए इसका पूरा नाम ही क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? बोलो राइबो आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा न्यूक्लिक, बोलो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने कहा इसका स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है? स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस इसका यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। और ये क्या होता है? जनरली सिंगल स्टैंडर्ड। आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, उसके बाद आपसे मैं कहूँ टाइप्स की बात करें तो 3 तरह का होता है। एक आरआरएनए, आपसे मैं कह रहा हूँ, एक मैंने कहा टीआरएनए, और एक क्या होता है? बोलो एमआरएनए। क्लियर? थोड़ा सा आइडिया लेना है। मैंने कहा आरआरएनए, ठीक है। तो आरआरएनए जो होता है आपको पता होना चाहिए, इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रिका द्वारा। आपसे मैं को इसका निर्माण बोलो क्रोमेटीन के आपसे मैं को हीट्रोक्रोमेटीन भाग से, हीट्रो मैंने कहा क्रोमेटीन बोलो भाग से, और इसका किससे होता है? यू क्रोमेटीन, यू क्रोमेटीन आपसे मैं कहूँ भाग से। ओके, उसके अलावा आपसे मैं कहूँ ये सबसे ज़्यादा होता है, ये कम होता है, ये सबसे कम होता है। क्लियर? ये आपसे मैं कहूँ राइबोसोम, ठीक है। बोलो राइबोसोम आपसे पर उपस्थित। ओके, राइबोसोम का घटक होता है ये। और टीआरएनए आप इसका काम ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए और आप टीआरएनए को राइबोसोम पे जोड़ना। ट्रांसफर आरएनए है, इसकी स्ट्रक्चर आपसे मैं कहूँ 2D जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लेवर आपसे मैं कहूँ लीफ, बोलो लाइक आपसे मैं कहूँ रचना होती है। ओके, मैंने कहा क्लेवर, बोलो क्लेवर आपसे मैं कहूँ लीफ जैसी, ठीक है। लीफ आपसे मैं कहूँ जैसी, बोले तो इस तरह से आपसे मैं कहूँ इसकी स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके,
मेरे कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ये 3 to 5 हमेशा इसके एंड पर एडेनिन और गुआनिन यानी कोई भी आरएनए हो सिंगल स्टैंडर्ड है, 2 एंड होंगे, एक पे एडेनिन और एक पर गुआनिन होते हैं, 3 इसमें लूप होते हैं और इस लूप के अंदर बोलो आपका एंटीकोडॉन उपस्थित होता है। तो कभी भी आपको पूछा जाए एंटीकोडॉन किस में होता है, टीआरएन में। काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए बोलो प्रोटीन सिंथेसिस के समय बोलो आपसे मेरे को साइटोप्लाज्म से बोलो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को राइबोसोम की बड़ी लार्ज इकाई पर ट्रांसफर करना। एमआरएनए की सबसे मेन खासियत क्या है, ये आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, लॉन्गेस्ट आपसे मेरे को आरएनए होता है, मोस्ट अनस्टेबल आपसे मैं करूँ आरएनए होता है और मैंने कहा इस पे क्या होता है बोलो कोडॉन उपस्थित होता है। कोडॉन के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि आपसे प्रोटीन का निर्माण के समय एमिनो एसिड का एक्चुअली क्रम क्या होगा। आई होप आपको मेरे आपसे मैं करूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले सेल बायोलॉजी को देखा, फिर सेल डिवीजन को देखा, फिर मैंने आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए और आरएनए के बारे में बताया। बात समझ में आए बोलो। अब हम देखते हैं बोलो जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आपको मोटा मोटा क्या याद होना चाहिए जेनेटिक्स में, एक तो आपको पता होना चाहिए मेंडल के नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए बोलो, 3। एक दिया बोलो आपसे मैं कहूँ प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ एक दिया पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम आपसे मैं कह रहा हूँ, या जिसको हम बोलते हैं युग्मकों, आपसे मैं कहूँ युग्मकों की शुद्धता। ठीक है, बोलो शुद्धता का नियम। और एक दिया आपसे मैं कह रहा हूँ स्वतंत्र बोलो अपव्यूहन, आपसे मैं कहूँ अपव्यूहन का नियम। क्लियर, बोले तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और आपसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। क्लियर, तो आपको प्रभाविता का नियम आपसे मैं करूँ उसको मेंडल अपने एक संकर मोनो आपसे मैं कहूँ हाइब्रिड बोलो क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1PD से ही क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपका पृथक्करण का नियम है उसको मोनो हाइब्रिड आपसे मैं कह रहा हूँ क्रॉस, ठीक है, कि बोलो F2PD से क्या करता है बोलो एक्सप्लेन करता है। जबकि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है, इसका आपसे मैं कहूँ एक्सप्लेनेशन जो है वो आपसे मैं कहूँ एक्सप्लेन बाय आपसे मैं कहूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड आपसे मैं करूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो एक तो आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मेंडल ने किस प्लांट को चुना, आपसे मैं कह रहा हूँ तो मटर को चुना, उद्यान मटर। ठीक है, बोलो मैंने कहा गार्डन पी, उद्यान मटर को चुना, पाइसम सटाइवम इसका नाम होता है, जिसके अंदर 7 विपरीत आपसे 7 जोड़ी आपसे मैं कहूँ 7 पेयर विपरीत आपसे मैं कहूँ विभेद वाले आपसे मैं कहूँ लक्षण बोलो लिए इसने। ओके, उसके अलावा इसकी जो टेक्निक थी, तकनीक आपसे में 2 फेमस तकनीक है, एक है इमेस्कुलेशन, इमेस्कू आपसे मैं कहूँ लेसन। ठीक है, और एक है बोलो बेगिंग। ठीक है, थैली बांधना। ये इमेस्कुलेशन जो है वो अवांछित आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मैंने कहा स्वयं परागण को रोकने के लिए करता था, बेगिंग अवांछित पर परागण को क्रॉस पोलिनेशन को रोकने के लिए करता था। बात समझ में आए। ओके, मेंडल आपसे मैं कह रहा हूँ ने 1 या 2 पीढ़ी तक ही बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ और 1 या 2 लक्षणों को लेकर ही अध्ययन करता था। तो बोलो आपसे मैं कहूँ आपको इसके बारे में एक मोनो हाइब्रिड आपसे मैं कह रहा हूँ क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक आपसे मैं कहूँ रेशियो बोलो आपको पता होना चाहिए क्या होता है 3:1। और मैंने कहा जीनो बोलो टाइपिक आपसे मैं कहूँ जीनोटाइपिक बोलो रेशियो मैंने कहा क्या होता है बोलो 1:2:1। आपको पता होना चाहिए फिनोटाइपिक रेशियो होता है, उसी को मेंडेलियन अनुपात भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, मेंडेलियन अनुपात भी कहते हैं। क्लियर, और आपसे मैं कह रहा हूँ इसी को आधारभूत फंडामेंटल रेशियो भी कहते हैं। और जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है उसको वास्तविक अनुपात आपसे मैं कहूँ या मैंने कहा आपको रियल रेशियो भी कहते हैं। क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आपको क्या पता होना चाहिए कि एक तो फिनोटाइपिक बोलो वही मैंने कहा फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो क्या होता है बोलो 9
3 3 1। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब 9 का मतलब दोनों डोमिनेंट, एक का मतलब इसमें बोलो डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट, और मैंने कहा रिसेसिव। क्लियर? दो करेक्टर। और जीनोटाइप की बात करूँ तो जीनोटाइप आपसे मैं कह रहा हूँ, टाइपिक रेशियो की बात करें तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसी का 9 का क्या बनता है बोलो, मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, बोलो आपसे मैं 1, बोलो 2 2 4। क्लियर? 3 का क्या बनता है 1 2, और मैंने कहा अगेन 3 का क्या बनता है 1 2, और 1 का 1। क्लियर? तो आपको ये 1 2 2 4 1 2 1 2 1 ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा आपको, मैंने कहा क्या आइडिया होना चाहिए, एक मैंने कहा बैक क्रॉस। ठीक है, बोलो बैक क्रॉस का आइडिया होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है संकर पूर्वज आपसे मैं कहूँ क्रॉस। क्लियर? और इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे ये टी टी है और ये टी टी है, बोलो इसका जो F1 आपका संकर बनेगा, F1 संकर बनेगा अगर मैं इसका पेरेंट ये प्रभावी पैतृक है, प्रभावी पैतृक के साथ करा देता हूं तो इसको आउट क्रॉस कहते हैं। और आपसे मैं करूं अप्रभावी पैतृक, बोलो रिसेसिव अप्रभावी, मैंने कहा ये पैतृक है, इनके साथ कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। और टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों ही कौन से है, बोलो टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस दोनों कौन से है, बैक क्रॉस है। ये स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको पूछा जाए तो आपको देखना क्या F1 और आपका अप्रभावी पैतृक होगा तो ये हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड आपसे मैं कहूँ, मोनोहाइब्रिड के लिए आपसे मैं कहूँ के लिए टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है। और डाई हाइब्रिड आपसे मैं कहूँ, डाई हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है। बात समझ में आए? ओके, आपसे मैं कहूँ इतना आपको पहले बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। बात समझ में आए? उसके अलावा मैंने कहा एक्सेप्शन आपसे मैं कहूँ ऑफ मेंडल। ठीक है, मेंडल लॉ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविता आपसे मैं कहूँ का नियम, इसके बोलो दो अपवाद है। एक है आपसे मैं कहूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, बोलो अपूर्ण मैंने कहा प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक क्या होता है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो पशुओं आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो त्वचा के बालों, आपसे मैं कहूँ त्वचा का बोलो के बालों का क्या होना, बोलो चितकबरा। ठीक है, चितकबरा आपसे मैं कहूँ रोन, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा AB ब्लड ग्रुप जो है वो भी किसका, कोडोमिनेंस का। सह प्रभाविता मतलब क्या होता है, को मैंने कहा कोडोमिनेंस। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट आपसे मैं कहूँ डोमिनेंस जो है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मीराबिलिस जालापा, जिसमें लाल पुष्प का रंग जो होता है सफ़ेद पे, बोलो क्या होता है, अपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। और आपसे मैं को F1 PD के अंदर जब हम रेड और आपसे वाइट लेते हैं तो बोलो F1 के अंदर हमें पिंक गुलाबी मिलता है। क्लियर? इसका फिनोटाइपिक हो आपसे मैं कह रहा हूँ या जीनोटाइपिक हो, वो रेशियो हमें 1:2:1 मिलता है। ये रेड मिलता है, ये पिंक मिलता है, और ये क्या मिलता है, वाइट मिलता है। लेकिन ध्यान रखना ये आपसे मैं करूँ अपवाद केवल इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल में ही मिलते हैं, बाकी सब जगह मेंडल ही लगता है। क्लियर? उसके अलावा मैंने कहा जो पृथक्करण बोलो का नियम है उसका क्या है, कोई अपवाद नहीं है, नो मैंने कहा एक्सेप्शन। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछा जाए मेंडल के कौन से नियम का कोई अपवाद नहीं है तो क्या होगा, बोलो पृथक्करण का नियम। उसके बाद मैंने कहा स्वतंत्र अपव्यूहन, आपसे मैं कहूँ अपव्यूहन बोलो का आपसे अपवाद अगर पूछे तो इसका सबसे बड़ा अपवाद क्या है, लिंकेज। आपसे मैं कहूँ लिंकेज मतलब क्या है, सहलगनता। ठीक है, सहलगनता लक्षणों की मिली जुली वंशागति, ये सबसे ज़्यादा बड़ा इसका अपवाद है। क्लियर? उसके बाद आपसे मैंने कहा थोड़ा सा आपको क्या आइडिया होना चाहिए, सेक्स लिंकेज आपसे मैं कह रहा हूँ का आइडिया होना चाहिए। बोलो आपसे सेक्स लिंकेज में भी क्या, एक एक्स सेक्स आपसे मैं कहूँ लिंकेज और एक वाई सेक्स लिंकेज। वाई मैंने कहा सेक्स लिंकेज, एक्स सेक्स लिंकेज किसको बोलेंगे, अगर
से लगने वाली जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे होगी। इसका मतलब इसकी जो आपसे में को ये बाई पेरेंटल होता है, बोलो इसकी वंशागति कैसी होती है, बोलो मैंने कहा बाई पेरेंटल, बोलो बाई, मैंने कहा पेरेंटल, ओके। जबकि इसकी क्या होती है, बोलो यूनी पेरेंटल, क्योंकि आपसे में को यूनी पेरेंटल, ये तो केवल मेल में ही होता है, ओके। मैंने कहा बोलो आपसे लक्षणों की जीन कहाँ पर होती है, एक्स क्रोमोसोम पर, इस पे वाई क्रोमोसोम पर। एग्जाम्पल देखे तो मैंने कहा ड्रोसोफिला, आपसे मैं कहूँ ड्रोसोफिला में आई कलर, आंख का रंग, बोलो एक्स एक्स क्रोमोसोम का एक्स एक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर आपसे मैं कहूँ ब्लाइंडनेस, आपसे मैं वर्णांधता जो होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया आपसे मैं कहूँ इसी का एग्जाम्पल है। बस ये ध्यान रखना कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो एक्स एक्स लिंकेज और अप्रभावी जीन के कारण होता है। बोलो एक्स लिंग आपसे मैं कहूँ सह लग्न, ठीक है, बोलो तथा मैंने कहा अप्रभावी, ठीक है, अप्रभावी मैंने कहा जीन के कारण। जबकि हीमोफीलिया एक्स मैंने कहा लिंग सहलग्न, बोलो आपसे मैं कहूँ अप्रभावी तथा साथ के साथ घातक, बोलो लीथल जीन के कारण होता है। बोलो बात समझ में आए, ओके। और ये तो यूनिपेरेंटल है और इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, बोलो हाइपर मैंने कहा ट्राइकोसिस, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ टेस्टीज डिटरमिनाइंग फैक्टर जीन, यानी केवल मेल में होता है। अगर किसी के दादाजी के कान पे बाल है तो पिताजी पोते सबके होंगे, बोलो यूनिपेरेंटल होता है, केवल मेल टू मेल ही जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखो जेनेटिक्स के अंदर मैंने आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा मेंडल का मैंने बताया, बोलो लिंकेज के बारे में बताया, अपवाद बताया, उसके अलावा आपको थोड़ा ब्लड ग्रुप का आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। ब्लड ग्रुप एक तो किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, आपसे मैं कहूँ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, आपसे मैं करूँ IA, IOB और IO, 3 एलील होते हैं जिसके 6 जीनोटाइप बनते हैं। कितने जीनोटाइप बनते हैं, 6 जीनोटाइप। आपको पता होना चाहिए ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप ये दोनों क्या होते हैं, बोलो डोमिनेंट, इसलिए आपसे मैं कहूँ इसके 2 पॉसिबिलिटी है, IA और मैंने कहा IAIO। बी ब्लड ग्रुप का भी IBIO, क्लियर। और मैंने कहा जो AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है, मतलब आपसे मैं कहूँ IAIB। जो आपका O ब्लड ग्रुप है वो रिसेसिव आपसे मैं कह रहा हूँ ब्लड ग्रुप होता है जिसका एक ही पॉसिबिलिटी है IO। तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप एक बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल यौगिक का मतलब होता है बहु, आपसे मैं को युग्म विकल्पी, आपसे मैं को उसका उदाहरण है। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसके कितने जीनोटाइप है, बोलो 6 जीनोटाइप है। AB ब्लड ग्रुप डोमिनेंट होते हैं, A और B ब्लड ग्रुप प्रभावी होते हैं, बोलो आपसे मैं करूँ AB ब्लड ग्रुप से प्रभावी होता है, और आपसे O ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है, बोलो अप्रभावी होता है, क्लियर, ओके। तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वत्रिक क्या होता है, बोलो मैंने कहा सार्वत्रिक, बोलो दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है, बोलो यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर, सभी को दे सकता है। और AB जो होता है वो सार्वत्रिक, बोलो ग्राही होता है। सार्वत्रिक क्या होता है, ग्राही। यूनिवर्सल क्या होता है, बोलो एक्सेप्टर होता है। बात समझ में आए, बोलो, बिकॉज इसके पास आपसे मैं करूँ कोई, मैंने कहा कोई एंटीबॉडी नहीं, क्लियर, इसलिए किसी से भी ले सकता है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं, इसलिए किसी को भी दे सकता है। ये अक्सर पूछा जाता है, कारण क्या है कि ये यूनिवर्सल दाता और ये यूनिवर्सल ग्राही है, क्लियर। ब्लड ग्रुप का आइडिया लगा। ऐसे ही मैंने कहा एक होता है RH फैक्टर, आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप हो या आपसे मैं कहूँ RH फैक्टर को खोज करता कार्ल लैंड, आपसे मैं कहूँ स्टीनर इसका खोज करता होता है। रिसस मंकी के अंदर बंदर में इसको खोजा था, इसलिए इसको RH फैक्टर बोलते हैं। और RH फैक्टर क्या होता है, एक डोमिनेंट फैक्टर होता है। आपसे मैं कहूँ संततियों के अंदर RH पॉजिटिव ज़्यादा होता है, क्लियर। तो मैंने कहा इन इंडिया आप समय को RH
पॉजिटिव लोग 97% है, RH नेगेटिव केवल 3% है। क्लियर। लेकिन इन वर्ल्ड की बात करूं तो आप समय को वर्ल्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए RH पॉजिटिव लोग 80% है, RH नेगेटिव लोग आप समय को 20% है। क्लियर। उसके अलावा आपको मैंने कहा और क्या बात पता होनी चाहिए कि आप समय करो इसकी जो एंटीजन होती है, बोलो एंटीजन ब्लड ग्रुप हो या RH फैक्टर हो, RBC की कहाँ होती है, बोलो सतह पर आप समय को उपस्थित होती है। और एंटीबॉडी आप समय को प्राकृतिक रूप से कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी आप समय करो मैंने कहा एब्सेंट, बोलो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। जबकि ब्लड ग्रुप की एंटीजन RBC की सतह पर होती है, ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी ब्लड सीरम में होती है। उसके अलावा आपको एक नाम है, बोलो इरिथ्रो, आप समय को ब्लास्टोसिस, मैंने कहा फिटेलिस। ठीक है, फिटेलिस अक्सर पूछ लेते हैं ये कब बनेगा, तो एक ही कंडीशन है, जब आप समय को जो आपकी फीमेल है, आप समय को फीमेल है वो RH नेगेटिव है, और जिस लड़के से जिस मेल से वो शादी करती है वो RH पॉजिटिव है, तो उन केस में क्या होगा, आप समय को बच्चे, पहला बच्चा सही जन्मेगा, दूसरा बच्चा में क्या होगा, भ्रूणावस्था में मृत्यु हो जाएगी। बिकॉज आप समय को फर्स्ट बच्चे की बर्थ के दौरान इसकी फीमेल के अंदर इसकी एंटीबॉडी चली जाएगी जो नेचुरल बन के, और आप समय करो बन के, और फिर वो अगले बच्चे को सेट नहीं होने देगी। तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिड फिटेलिस। आई होप आपको मैंने जो आइडिया दिया वो पता चला होगा। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं आप समय को बायो टेक्नोलॉजी की। क्लियर। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जिससे जनरली 2-3 क्वेश्चन आते हैं। आपको मोटा मोटा क्या पता होना चाहिए, एक तो रिकॉम्बिनेंट, आप से मैं करो रिकॉम्बिनेंट, आप से मैं कहो DNA। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मैंने कहा DNA कैसे बनता है वो पता होना चाहिए, टूल सारे पता होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट DNA आप से मैं कह रहा हूँ दो, एक तो मैंने कहा आपका, मैंने कहा एक तो वाहक DNA, बोलो वाहक DNA, बोलो आप से मैं को जो वेक्टर आपका प्लाज्मिड हो सकता है, बोलो फॉस, प्लस एक मैंने कहा आपसे, मैंने कहा विजातीय DNA। ठीक है, विजातीय DNA इन दोनों से मिलकर बना होता है क्लियर रिकॉम्बिनेंट DNA। तो रिकॉम्बिनेंट DNA हमेशा काइमेरिक DNA होता है जो 2 DNA से मिलकर बना होता है। तो आपको थोड़ा इसका प्रोसीजर टूल्स पता होने चाहिए। क्लियर। उसके अलावा आपसे मैंने कहा कि बोलो एक नाम होता है रेस्ट्रिक्शन, बोलो आपसे मेरे को एंडो मैंने कहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि आपसे मेरे को इसकी खोज के बाद क्या हो गया, बोलो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्रांति आ गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। बिकॉज ये आपसे मेरे को DNA को स्पेसिफिक, आपसे मेरे को स्पेसिफिक, बोलो सीक्वेंस, आपसे मेरे को सीक्वेंस में विशिष्ट क्रम में काटता है। क्लियर। एक बात आपसे मेरे को इसे बोलो आणविक कैंची भी कहते हैं, मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची बोलो आपसे मेरे को भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने इको RI लिखा, बोलो मैंने हिंड, बोलो थर्ड लिखा, और भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनके नाम के अंदर जो पहला वर्ड होता है वो जिस ऑर्गेनिज्म से इनको निकाला गया है उसके जीनस को शो करता है, और उसके बाद का जो वर्ड होता है वो उसके स्पीसीज को शो करता है, जैसे इस्रेशिया कोलाई। बात समझ में आए, बोलो ओके। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में आपको ट्रांसजेनिक, आपसे मैं कहूँ ट्रांसजेनिक मैंने कहा प्लांट, ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल, ये जरूर पढ़ के जाने हैं। बोलो ट्रांसजेनिक आपसे मैं को एनिमल, ये पढ़ के जाने हैं, इनसे क्वेश्चन आता है, जिनको GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर फेमस जो है वो BT कॉटन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसिलस thuringiensis, बोलो मैंने कहा गोल्डन राइस है, बोलो क्या है, बोलो गोल्डन, मैंने कहा गोल्डन राइस है। ब्रेसिका नेपस है, बोलो आपसे मैं कहूँ ब्रेसिका, बोलो नेपस है, आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से फ्लेवर सेव्ड टोमेटो है, बोलो फ्लेवर आपसे मैं कहूँ सर्ड टोमेटो है। क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से मैंने कहा आपको ये कुछ जो मैं बता रहा हूँ उनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बोलो पोटैटो भी बना है, बोलो आपसे ट्रांसजेनिक बैंगन भी बना है, बोलो आपसे मैं करूँ ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बोलो गोल्डन राइस जो है वो विटामिन A का क्या होता है, अच्छा स्रोत होता है। क्लियर। ओके। आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल में बोलो आपसे भेड़ का बना है, बोलो बकरी का बना है, आपसे
आपसे मेरे को ऊंट का बना है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, बोलो मैंने कहा डॉग यानी कुत्ता का बना है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इनके बहुत सारों के ट्रांसजेनिक बने, चूहे के बने हैं, कुछ नहीं आपसे मैं कह रहा हूँ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी विशेष जीन वाली को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डाल देते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलो अब ये एनिमल बन जाता है, जिसको हम जीएमओ कहते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा इसके अलावा थोड़ा सा आइडिया आपको क्लोन का होना चाहिए, बोलो आपसे क्लोन फर्स्ट, बोलो स्तनधारियों, आपसे मैं को स्तनधारियों बोलो का जो क्लोन है वो आपको आइडिया होना चाहिए कौन है, बोलो डोली है। कौन है? बोलो डोली, जो कि किसका क्लोन था? बोलो भेड़ का क्लोन था। किसका? बोलो भेड़ का। आपसे मैं कह रहा हूँ उसके बाद आपसे मैं कहूँ उसके बाद बहुत सारे क्लोन बने अदर, मैंने कहा बोलो शिप का भेड़ क्लोन, उसके बाद जो बने वो कौन है? तो मैंने कहा मोली और पोली, ये भी किसके हैं? बोलो भेड़ के क्लोन हैं। आपसे मैं कहूँ बोलो केट का जो क्लोन है, मैंने कहा क्लोन है वो सीसी कीटन है। आपसे मैं कहूँ सीसी कीटन है। मैंने कहा आपको बंदर, आपसे मैं कहूँ का जो क्लोन है, मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बंदर का जो आपसे मैं कहूँ क्लोन है वो आपको एक तो एंडी पता होना चाहिए। क्या है? बोलो एंडी। बोलो आपसे क्या है? बोलो एंडी, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, मंकी क्लोन है, तो थोड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आए? उसके अलावा आपको आपसे प्लांट टिश्यू कल्चर जेनेटिक्स में थोड़ा सा प्लांट आपसे मैं कहूँ टिश्यू बोलो कल्चर, आपसे मैं कह रहा हूँ इसको भी देख के जाना है, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए एक तो ये क्या होना चाहिए, माइक्रोब्स क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, पूरी तरह से स्टेराइज होना चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आपसे मैं कह रहा हूँ आपको कौन से प्लांट हार्मोन को यूज करते हैं, एक ऑक्सीन और एक मैंने कहा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे मैं को ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे साइटोकाइनिन कम लेंगे तो बोलो रूट इनिशिएशन आपसे मैं कह रहा हूँ प्रमोट होगा, और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा लेंगे ऑक्सीजन कम लेंगे तो शूट इनिशिएशन प्रमोट होगा। क्लियर? तो आपको ये थोड़ा आइडिया पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया, बोलो आपसे मेरे को एक आइडिया दिया। उसके बाद अपन सिस्टम की बात करते हैं तो आपसे मेरे को नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली आपको बोलो आपसे मेरे को ब्रेन की बोलो स्ट्रक्चर का अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए कि आपसे मेरे को ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ब्रेन के अंदर पार्ट्स की कौन से बोलो होलो है, कौन से सॉलिड है, कौन से ब्रेन का पार्ट का कौन सा फंक्शन है। जैसे मैं वर्बली बता देता हूँ कि जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो आपसे मैं करूँ अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जिसका कार्य क्या होता है, सूंघना होता है। आपसे मैं करूँ मैंने कहा जो डायनसिफेलोन होता है वो भी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है जिसका हाइपोथैलेमस बोलो डोर्सल सरफेस को कहते हैं, जिस पर बहुत सारे सेंटर होते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको आइडिया दूँ। एक मैंने कहा ऑल फैक्ट्री बोलो लॉब, क्लियर। मैंने कहा आपको सेरिब्रल हेमीस्फीयर, सेरिब्रल मैंने कहा हेमीस्फीयर, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। और एक मैंने कहा डायनसिफेलोन, ये किसके भाग है, बोलो अग्र मस्तिष्क के भाग है। बोलो आपसे मेरे को इसका काम क्या है, सूंघने से संबंधित, सूंघने से मैंने कहा संबंधित। और ये शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं आपसे मेरे को ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, बोलो कंट्रोल, ऐच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, बोलो नियंत्रण करता है। उसके अलावा इस पर कुछ केंद्र भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यादाश्त आपसे मैं कहूँ का केंद्र मतलब मेमोरी सेंटर, बोलो मेमोरी आपसे मैं कहूँ सेंटर भी यहीं पर होता है। बोलो इंटेलिजेंस आपसे मैं कहूँ इंटेलिजेंस आपसे मैं कहूँ बुद्धिमत्ता का केंद्र भी यही होता है। सोचने का थिंकिंग का केंद्र भी यही होता है, मतलब सोचने का बोलो मैंने कहा बुद्धि आपसे मैं कहूँ मता का, मैंने कहा यादाश्त का, यादाश्त आपसे मैं कह रहा हूँ का, ओके। इसी तरह से मनोरंजन का एंटरटेनमेंट का सेंटर भी यही होता है। बोलो हंसने का, मैंने कहा हंसने का, रोने का आपसे मैं कहूँ क्राइंग का, इन सब का सेंटर कहाँ होता है, बोलो यहीं पर होता है। क्लियर? ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। डायनसिफेलोन की आपसे मैं करूँ एक होती है डोर्सल सरफेस, मैंने कहा एक होती है वेंट्रल सरफेस, ठीक है। बोलो मैंने आपसे कहा वेंट्रल सरफेस, जो वेंट्रल सरफेस होती है उसी को हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस
थैलेमस कहते हैं, और आपसे मेरे को डोर्सल सरफेस को एपिथैलेमस कहते हैं। क्लियर। और जो हाइपोथैलेमस होती है उस पर बोलो ताप नियामक केंद्र होता है, बोलो ठंड नियामक केंद्र होता है, भूख का केंद्र होता है, बोलो प्यास का केंद्र होता है, बोलो आपसे प्यार लव का सेंटर होता है, और नफरत का केंद्र होता है, आपसे हेट घृणा का नफरत का केंद्र होता है, और नींद यानी स्लीपिंग का केंद्र होता है। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा केंद्र हमेशा बोलो कहाँ पर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे होते हैं। क्लियर। तो आप थोड़ा इनको याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा मैंने कहा जो मिड ब्रेन है, आपसे मेरे को मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लॉब होते हैं, ऑप्टिक लॉब होते हैं, और हमारे ब्रेन में 4 होते हैं, और आपसे में को सॉलिड होते हैं जिनको कोरपोरा बोलो, मैंने कहा क्या कहते हैं, बोलो क्वाड्री, बोलो क्वाड्री जेमिना, आपसे कोरपोरा क्वाड्री जेमिना कहते हैं। क्लियर। जबकि जो फ्रॉग होता है, बोलो क्या बोला मैंने, कोरपोरा, मैंने कहा क्वाड्री, बोलो क्वाड का मतलब बोलो 4 होता है, जेमिना। क्लियर। इसी तरह से जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर 2 होते हैं, होलो होते हैं, और मैंने कहा उनको क्या कहते हैं, बोलो कोरपोरा बाई जेमिना। क्या कहते हैं, बोलो बाई जेमिना। थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा इसी के अंदर कूरा सेरेब्राई भी होती है, बोलो सेरेब्राई ये न्यूरल प्लेट होती है। हिंड ब्रेन की बात करें, पश्च मस्तिष्क की बात करें, तो हिंड ब्रेन के अंदर एक मैंने कहा सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क क्या होता है, सेरी बोलो बेलम, आपसे मैं कहूँ सेरिबेलम, ठीक है, अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। ये शरीर का क्या होता है, संतुलन, बोलो बोलो बॉडी बैलेंसिंग, आपसे मैं कहूँ बैलेंसिंग का काम करता है। जो ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं वो यही ब्रेन का पार्ट प्रभावित होता है। इसके अलावा इसमें पॉन्स वेरो, आपसे मैं कहूँ लाई, पॉन्स वेरो लाई पे पता होना चाहिए, न्यूमो टैक्सिक, आपसे मैं कहूँ केंद्र, ठीक है। कभी भी पूछ ले म्यूनोटैक्सिक केंद्र कहाँ होता है, तो आपसे मैं कहूँ न्यूमो बोलो टैक्सिक सेंटर जो होता है वो ब्रेन के इसी पॉन्स वेरोलाई में होता है। तीसरा मैंने कहा मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा आपका शरीर बोलो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है, और मैंने कहा आपको ये जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आपका श्वसन है, बोलो ब्लड प्रेशर है, ब्रीदिंग है, समातन है, सर्कुलेशन है, सबका कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बोलो एक तो पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 जोड़ी, और आपसे में को एक होती है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व जो होती है वो कितनी होती है, बोलो 31 जोड़ी। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बात समझ में आए। और इसके अंदर एक सूत्र आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बोलो सर्वाइकल आपसे में को 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 5 होती है, कोक्सियल 1 होती है। तो मेरे कहने का मतलब काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 पेयर। क्लियर। और सारी की सारी कैसी होती है, बोलो प्रकृति कैसी होती है इनकी, मिश्रित, आपसे में को क्या होती है, मिश्रित होती है। क्लियर। ओके। तो आपसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और आपसे मैं कहूँ फ्रॉग के अंदर बोलो कितनी होती है, 10 पेयर, 10 जोड़ी होती है। क्लियर। ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो आपको नर्व की स्ट्रक्चर की थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नर्व के स्ट्रक्चर में एक साइटोन, एक्सोन, आपसे मैं कह रहा हूँ साइटोन पे डेंड्रोन डेंड्राइट लगे होते हैं, एक्सोन पर असतत रूप से माइलिन की सीथ लगी होती है, और जहाँ पर माइलिन सीथ नहीं होती उसे नोड ऑफ रिमीनियर कहते हैं, और माइलिन सीथ के ऊपर स्वान कोशिकाएं लगी होती है। बात समझ। जो माइलिन सीथ का निर्माण करते हैं, माइलिन सीथ जो होती है स्पिंगोलिपिड की बनी होती है। आपसे मैं को नर्व जो होती है उस पर जो आपका बोलो इम्पल्स का कंडक्सेशन है वो एक्सोन से होता है, जिसको नर्व फाइबर भी कहते हैं। बात समझ में आए, बोलो ओके। उसके अलावा मैंने आपसे कहा एंडोक्राइन, आपसे मैं को सिस्टम की बात करते हैं, मैंने नर्वस सिस्टम का बेसिक दिया। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपसे मैं कहूँ एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बोलो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक होती है आपसे मैं कहूँ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत सी बार तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और एक होती है बोलो मिक्सो, आपसे मैं कहूँ क्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब जिसमें क्या होता है, बोलो डक्ट क्या होती है, बोलो उपस्थित, ठीक है,
बोलो डक्ट आपसे मेरे को उपस्थित, और हार्मोन क्या होता है बोलो एब्सेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल की बात करें, लीवर बोलो इसी का एग्जाम्पल है, स्लेवरी ग्लैंड आपसे मेरे को इसी का एग्जाम्पल है, ओके। मैंने कहा बोलो आपसे लेक्रिमल ग्लैंड, अश्रुग्रंथियाँ इसी का एग्जाम्पल है, स्वीट ग्लैंड इसी का एग्जाम्पल है। लीवर सबसे बड़ी क्या है बोलो, मैंने कहा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी आपसे मेरे को ग्रंथि, क्लियर। उसके बाद जो एंडोक्राइन होता है उसमें डक्ट तो क्या होती है बोलो एब्सेंट, बट हार्मोन क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा आपको पीनियल ग्लैंड इसका एग्जाम्पल होता है, बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि इसका एग्जाम्पल होता है, बोलो थायराइड ग्लैंड, मैंने कहा बोलो थायराइड ग्लैंड, बोलो थायराइड ग्लैंड इसका एग्जाम्पल होता है, पैराथायराइड ग्लैंड आपसे मैं करूँ इसका एग्जाम्पल होता है, ओके। इसी तरह से मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। मेक्सोक्राइन जिसमें क्या होता है बोलो डक्ट भी उपस्थित, मतलब एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, और मैंने कहा हार्मोन भी स्रावित, मतलब एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अग्नाशय पैंक्रियाज, आपसे मैं कहूँ पैंक्रियाज अग्नाशय जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। टेस्टीज हो गया, वृक्षण हो गया, मैंने कहा ओवेरी यानी अंडाशय हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, क्लियर। मेरे कहने का मतलब मेरी बात समझ में आए। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपसे मैं करूँ, मैंने कहा पहला है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि में हर ग्लैंड के हार्मोन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन होता है, जीएच होता है ग्रोथ हार्मोन, मैंने कहा आपको टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एलएच बोलो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, बोलो आपसे मैं करूँ, मैंने कहा एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, और मैंने कहा प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन आपसे मैं कहूँ इसका हार्मोन होता है, और एमएसएच, ठीक है। ये जितने भी हार्मोन होते हैं वो इसके बोलो अग्रपिंड, आपसे मैं करूँ अग्रपिंड मतलब एंटीरियर लोब, या जिसको हम एडिनो हाइपो बोलो आपसे मैं कहूँ फाइसिस कहते हैं, उससे संबंधित होते हैं। उसके अलावा मैंने कहा पीयूष ग्रंथि से बोलो मैंने कहा एक एडीएच, या जिसको हम वे जो मैंने कहा प्रेसिन कहते हैं बोलो, और एक मैंने कहा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये आपसे मैं कह रहा हूँ दोनों जो है वो मैंने कहा किससे संबंध रखते हैं बोलो, पश्चपिंड आपसे मैं करूँ, या न्यूरो आपसे मैं कहूँ हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो आपको एक बार ग्लैंड के हार्मोन का रोल पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे मैं को कौन कौन सा हार्मोन है, मैंने कहा थायराइड ग्लैंड, बोलो थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन होता है बोलो, मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। बोलो कौन सा हार्मोन होता है, मैंने कहा थायरोक्सिन हार्मोन, ओके। इसी तरह से मैंने कहा बोलो थायराइड ग्रंथि, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथि की बात करें तो उसका जो हार्मोन होता है वो पीटीएच पैराथार्मोन, बोलो कौन होता है बोलो पैराथार्मोन, क्लियर। जिसको हम कोलिप हार्मोन भी कहते हैं वो होता है, बोलो कोलिप हार्मोन, क्लियर। उसके अलावा मैंने कहा आपको थाइमस ग्रंथि, बोलो आपसे मैं कहूँ थाइमस बोलो ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि का जो हार्मोन होता है वो थाइमोसिन होता है। कौन होता है बोलो, थाइमोसिन, क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आई। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि पीनियल ग्रंथि, बोलो आपसे मैं कहूँ पीनियल ग्रंथि उसका मिलेटोनिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है बोलो, मिलेटोनिन हार्मोन, क्लियर। और ये दोनों ग्रंथि ऐसी है जो केवल बाल्यावस्था तक सक्रिय रहती है, बाल्यावस्था आपसे मैं कहूँ तक बोलो सक्रिय, क्लियर। उसके बाद इनएक्टिव हो जाती है। और मैंने कहा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। और आपसे मैं कहूँ इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बोलो कॉर्टेक्स और एक होता है बोलो मेडुला, क्लियर। जो कॉर्टेक्स होता है उससे स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है एल्डो, आपसे मैं कह रहा हूँ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन आपसे मैं कहूँ कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन। मैंने कहा कोर्टिसोल, आपसे मैं कह रहा हूँ कोर्टिसोल,
सॉन, ओके। और मैंने कहा आपको सेक्स हार्मोन, क्लियर। और मेडुला से दो हार्मोन, एक एड्रेनलिन और एक नॉर एड्रेनलिन। एक एड्रेनलिन आप समय को और एक नॉर, मैंने कहा बोलो एड्रीनलिन, आप समय को नॉर एड्रीनलिन, ये हार्मोन आपसे संबंधित होते हैं, क्लियर। तो मैंने इस तरह से आपको पूरी जितनी भी एड्रिनल ग्लैंड आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आपको अग्नाशय का पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अग्नाशय जो होता है आपसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसका जो एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, आपसे मेरे को एक्सोक्राइन पार्ट वही मैक्सिमम 90% 99% होता है, जिसको हम एसिनी ऑफ आपसे मेरे को पेंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनी ऑफ पेंक्रियाज, क्लियर। जो अग्नाशय रस का निर्माण करता है, किसका करता है? अग्नाशय रस का, ठीक है। और एक मैंने कहा आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न्स, मैंने कहा लैंगरहैंस आप समय कहूँ के द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह, आप समय कहूँ द्वीप समूह, ओके, जिसके अंदर आप समय को मेनली अल्फा बीटा आप समय कह रहा हूँ, मैंने कहा डेल्टा सेल होती है, जिसमें अल्फा सेल होती है वो आप समय कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो ग्लूका आप समय गौन हार्मोन का आप समय को स्त्रावन करती है। और बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन आप समय को इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन बोलो कौन सी सेल करती है? बोलो बीटा सेल करती है। ग्लूका कौन करती है? अल्फा सेल। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको एंडोक्राइन का सरफेस आइडिया दिया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र यानी मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपसे मैं कहूँ दोस्तों, इसके अंदर एक तो आपको स्ट्रक्चरल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड का और उनके एंजाइम का। तो मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर पाचन रस आपसे मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ उनके अंदर एंजाइम कौन से होते हैं, जो भूलने की चीज़ है, क्योंकि स्ट्रक्चरल वगैरह ऐसी चीज़ होती है जो आपने एक बार पढ़ रखी तो वो दिमाग में रहती है। बात समझो ना, भूल क्या जाते हैं कि कौन से रस में कौन से एंजाइम थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कौन सा है? बोलो मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा यहाँ पर बोलो पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ, और उनका यहाँ पर बोलो पाचन रस का नाम और उनके एंजाइम या बोलो रासायनिक बोलो संगठन, ठीक है। तो मैंने कहा पहला लेते हैं अपन लार ग्रंथियाँ, ठीक है, लार ग्रंथियाँ। स्लेवरी ग्लैंड आपको पता होना चाहिए 3 जोड़ी होती है। कितनी बोली? 3 पेयर, आपसे मैं 3 पेयर होती है, क्लियर। और इसका स्त्रावन होता है, उसको लार कहते हैं। और लार में कौन सा एंजाइम होता है? बोलो टाइलिन एंजाइम, ठीक है। बोलो क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। बोलो बात समझ में आए क्या होता है? बोलो टाइलिन एंजाइम होता है, क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा दूसरा होता है जठर, आपसे मैं को मैंने कहा बोलो जठर ग्रंथियाँ, ठीक है। जठर ग्रंथियाँ मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड, और आपसे मैं को इसके रस को क्या बोलते हैं? जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या बोलते हैं? बोलो इंग्लिश में बोले तो गैस्ट्रिक आपसे मैं को जूस, ओके। और मैंने कहा इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक मैंने कहा बोलो, मैंने कहा पेप्सिन, यानी मैंने कहा बोलो प्रोरेनिन, आप समय को क्या होता है? प्रोरेनिन होता है। बोलो आप समय को मैंने कहा पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन होता है। बोलो आप समय को जो कि इनएक्टिव होते हैं, बाद में HCl की प्रेजेंस में ये रेनिन में बदलता है और ये पेप्सिन में बदलता है, और ये प्रोटीन पर कार्य करते हैं। उसके अलावा मैंने कहा बोलो आप समय को यहाँ पर यकृत की बात करूँ, लीवर की बात करूं, रस का नाम होता है पित्त रस, और इसमें क्या होता है? एंजाइम एब्सेंट। ऐसा कौन सा रस होता है जिसके अंदर एंजाइम एब्सेंट होते हैं? तो उसका नाम होगा क्या? बोलो यकृत यानी लीवर। आप सभी को जिसमें बाइल जूस, इसका जूस का नाम है, क्लियर। और जिसमें बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट ही उपस्थित होते हैं, जिसका कार्य बोलो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है, क्लियर। उसके बाद मैं बात करूं अग्नाशय की, तो अग्नाशय जो रस निकलता है उसका नाम अग्नाशय बोलो रस होता है, जिसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो मैंने कहा बोलो आपसे मैं करूं यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन, आपसे मैं कहूँ मैंने कहा काइमो, मैंने कहा ट्रिप्सी बोलो ट्रिप्सिनोजन, आपसे मैं करूँ एमाइलेज,
एमाइलेज, आपसे मेरे को लाइपेज, ये एंजाइम बोलो होते हैं। उसके बाद आपसे मेरे को आंतरीय बोलो, मैंने कहा आंतरिक ग्रंथियाँ, जिसका रस जो होता है बोलो उसको आंतरिक रस कहते हैं। आंतरिक रस, और आंतरिक रस का मतलब हुआ इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। और आपको पता होना चाहिए यही जूस ऐसा होता है जिसका एक नाम सकस एंट्रिकस भी होता है। सकस बोलो एंटेरिकस, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस जूस को सकस एंटेरिकस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। और इसके अंदर जो कौन से एंजाइम होते हैं, तो मैंने कहा एक इरेप्सिन होता है बोलो आपसे मैं करूँ, उसके अलावा बोलो आपसे लाइपेज होता है, उसके अलावा सुक्रेज होता है, उसके अलावा बोलो माल्टेज होता है, आपसे मैं कहूँ लैक्टेज होता है। मतलब हर वो एंजाइम जो कि क्या करेगा, फाइनल डाइजेशन कंप्लीट करेगा। तो मैंने आपको पाचन तंत्र के अंदर जो 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उनके रस का नाम क्या है और आप सब उनके एंजाइम कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, उसके बाद श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र के अंदर बोलो एक तो इसका ट्रैक पता होना चाहिए कि बोलो आपसे ट्रैक के अंदर आपका सबसे पहले बोलो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके अलावा आपसे मैं करूँ आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग है। उसके बाद लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर आपसे मैं को लंग्स, और फिर लंग्स के अंदर लॉट ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली यानी कुपिकाएँ बोलो हमारे बोलो श्वसन तंत्र या लंग्स की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। बात समझ में। उसके बाद मैंने कहा श्वसन तंत्र के अंदर आपको संवाद तंत्र, आपसे मैं कह रहा हूँ कि बोलो क्रिया विधि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें 2 प्रक्रिया होती है, एक आपसे मैं कहूँ इंस्पायरेशन बोलो, आपसे मैं कहूँ एक क्या होती है बोलो एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन ये थोड़ा आपका समझा हुआ होना चाहिए, दिमाग में फंडा होना चाहिए। बोलो आपसे मैं करूँ एक को बोलते हैं अंतःश्वसन, आपसे मैं करूँ बोलो एक को बोलते हैं बहिश्वसन, ठीक है। बोलो बहिश्वसन। याद रखने वाली बात क्या है, आपसे मैं करूँ इसका जो इसमें क्या होता है, एयर जो है हम बोलो वातावरण से बोलो वातावरण बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ से एयर को किस में लेते हैं बोलो लंग्स में, और इसमें क्या करते हैं लंग्स से बोलो एयर को कहाँ निकालते हैं वातावरण में। क्लियर। और मैंने कहा इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आइडियली 2 सेकंड का होता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आइडियली 3 सेकंड का होता है। मतलब 5 सेकंड के अंदर एक ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। आपसे मैं कहूँ ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि ये क्या होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है। क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ पैसिव प्रोसेस होता है। क्लियर। और मैंने कहा इसके अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम बोलो कि अरियपेशियम बोलो आपसे मैं रेडियल आपसे रेडियल पेशी, और आपसे मैं कह रहा हूँ तथा बोलो आईसीएम इंटरकोस्टल मसल बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ में संकुचन, आपसे मैं कहूँ संकुचन होने आपसे मैं कहूँ से होता है, जबकि ये बोलो इन्हीं के क्या होता है बोलो शिथिलन होने से, रिलैक्सेशन बोलो मैंने कहा शिथिलन मैंने कहा होने बोलो से होता है। क्लियर। वो होता है बोलो कॉन्ट्रैक्शन से, ये किससे होता है रिलैक्सेशन से। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। उसके अलावा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मेरे कहने का मतलब है इसके अंदर जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अंदर क्या होता है बोलो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और आपसे मैं को एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपसे में को जाती है, इसका मतलब अंदर चली जाती है। और जब रिलैक्सेशन होने से क्या होता है वॉल्यूम बोलो क्या होता है घटता है, बोलो प्रेशर बढ़ता है, इसलिए एयर बोलो वापस बाहर निकलती है। क्लियर। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ओके। आपसे मैं कह रहा हूँ आपको मैंने बोलो मैं आपको ह्यूमन के सिस्टम बता रहा हूँ, मैंने नर्वस सिस्टम बता दिया, एंडोक्राइन सिस्टम बता दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिया। अब अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है, किडनी होता है। किडनी आपसे मैं कहूँ जिसमें बोलो पेरिफेरल पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है, और आपसे मैं कहूँ किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के अंदर आपसे मैं करूँ एक सबसे पहले हेल्ले लूप होता है, फिर नेक होती है, फिर पीसीटी होती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा सबसे पहले बोमेन कैप्सूल होता है, फिर नेक होता है, फिर पीसीटी होती है, फिर आपका हेले लूप होता है, फिर डीसीटी होती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट सारे नेफ्रॉन का कॉमन डक्ट होती है। और आपसे मैं कह रहा हूँ जो आपका हेले का जो लूप होता है वो मेन आपसे मैं कहूँ
एडवांस पार्ट होता है, बिकॉज उसी से आपसे क्या होता है, एक्सचेंज मेनली होता है। उसके अलावा मैंने कहा आपको इसमें मेन चीज़ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि बोलो जो किडनी होता है उसका काम क्या है, बोलो मैंने कहा ब्लड का, बोलो ब्लड का क्या करना, बोलो प्यूरी आपसे मेरे को फिकेशन, ठीक है, बोलो करके आपसे मेरे को मूत्र का निर्माण, ठीक है, मूत्र का निर्माण। बात समझ में आए, बोलो ओके, ये काम होता है। और इसके अंदर आपसे यूरिन के निर्माण में कितनी स्टेप होती है, 3 स्टेप होती है। पहली होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, बोलो परानिष्यंदन, बोलो परानिष्यंदन, बोलो परानिष्यंदन, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये बोमेन कैप्सूल में होती है, क्योंकि यहाँ पर आपसे मेरे को आता ज़्यादा है जाता कम है, तो यहाँ पर बोलो ब्लड कैपिलरीज का जाल बनता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है, दोनों को मेल्पिगियन बॉडी कहते हैं। यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है जिसको जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। यही पहली स्टेप होती है। बस आपको ध्यान रखना कि ये जो जीएफ होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसमें कभी भी बोलो ब्लड आपसे मेरे को ब्लड प्रोटीन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, बोलो ब्लड प्रोटीन आपसे मेरे को कभी नहीं आते हैं, और ब्लड सेल्स आपसे मेरे को कभी भी नहीं होती है। क्लियर, ये 2 कंपोनेंट कभी भी जनरली नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा दूसरी स्टेप होती है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। क्या होती है, बोलो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर, जिसको हम चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो चयनात्मक, मैंने कहा पुनः अवशोषण। और आपसे मेरे को सेकेंड स्टेप होती है जिसके अंदर वापस आपसे मैंने कहा ये पीसीटी हेनले लूप और आपसे मेरे को डीसीटी द्वारा काम की चीज़ें वापस ब्लड में जाती है। बोलो बात समझ में आए, ओके। और मैंने कहा तीसरी स्टेप होती है स्त्रावण, जिसके अंदर बोलो आपसे मेरे को H+ है, NH3 है, और भी वेस्ट चीज़ें हैं, वो आपसे मेरे को ब्लड से वापस नेफ्रॉन में जाती है। इसको स्त्रावण कहते हैं। आरबीसी सेकंड ग्रेड में बोलो आपको ये पूछा गया है कि इन स्टेप का ऑर्डर क्या होता है। पहला क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर सीक्रेशन, यानी परानिष्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और स्त्रावण। बात समझ में आए, बोलो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हम कैसे हैं। बोलो आपसे मैं करूँ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ से यूरियोटेलिक है, आपसे में को हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिया का निर्माण आपसे लीवर में बोलो ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा होता है। बात समझ में, आपको पता होना चाहिए जो रेप्टाइल्स होते हैं, आपसे एवीज होते हैं, आपसे मैं करूँ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक। हम क्या है, बोलो यूरियोटेलिक है। हमारा मेंढक भी क्या है, यूरियोटेलिक है। और अमोनोटेलिक तो बोलो जो लोअर आपसे में एनिमल्स हो गए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए। उसके अलावा आपसे में को आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है वो भी अमीनोटेलिक है, और आपका जो बोनी फिश है वो भी अमीनोटेलिक है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश जो है वो यूरियोटेलिक है। ओके, आपसे मैं करूँ। उसके बाद मैंने कहा आपको किसके बारे में बता दूं थोड़ा, मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दोस्तों ज़्यादातर स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर ऑफ आपसे मेरे को हार्ट की पूछी जाती है। आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए, हार्ट के अंदर 4 में बोलो चैम्बर होते हैं, ओके, जिसके अंदर ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। आपसे मैं करूं बोलो ऊपर वाले भागों से एसवीसी से ब्लड आता है, नीचे वाले से आईवीसी से ब्लड आता है। बोलो ये जो ब्लड आपसे में सारा जो आता है वो डी ऑक्सीजनेटेड होता है। क्या होता है, बोलो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अनऑक्सीकृत होता है। यहाँ पर आपसे मैंने कहा ये एसएन नोड होता है। बोलो एसएन नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको पेस मेकर भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने कहा एवी नोड भी होता है, जिसको पेस सीटर भी कहते हैं। और यहाँ पर आपसे मेरे को ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। क्या होते हैं, बोलो ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, जहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ से बोलो आपसे मेरे को पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जिसमें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स में जाता है। बोलो लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में जाता है। मेरे कहने मतलब ये कौन है, बोलो पल्मोनरी आपसे मेरे को आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर मैंने कहा वापस यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होकर के यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन, आपसे मैं कह रहा हूँ पल्मोनरी वेन जो होती है बोलो फुफ्फुसी सिरा, इसके द्वारा वापस इसमें आता है और आपसे मेरे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर क्या होता है, बोलो ये बाइकस्पिड वॉल होता है। क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल आप
आपसे मैं करूँ जिसको हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं, मिट्रल वॉल भी कहते हैं, उसके द्वारा ये यहाँ पर बोलो आपसे कैरोटिक सिस्टमिक आर्क निकलती है जिसको हम अरोटा बोलो महाधमनी कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। पूरे बोलो आपसे मेरे को धमनी बोलो मैंने कहा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई किया जाता है और वापस ऊपर वाले पार्ट से इसमें और नीचे वाले पार्ट से इससे आता है। थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मैंने कहा इम्पल्स का ओरिजिनेटेड ऐसे नोड द्वारा किया जाता है, फिर एवी नोड, फिर यहाँ पर बंडल ऑफ हिंज होता है और यहाँ पर परकिंजे फाइबर होते हैं। बात समझ में? जब भी बोलो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा पहले इस चैम्बर में होगा, फिर इसमें होगा, फिर इन दोनों साथ एक साथ होगा। क्लियर? उसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बोलो हमारी हार्ट रेट जो होती है वो 72 पर मिनट होती है। एक मिनट में हमारा हार्ट 72 बार बोलो पंप करता, आपसे मैं कह रहा हूँ। और मैंने कहा कार्डियक बोलो आप सब साइकिल बोलो का टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 0.8 सेकंड का होता है। आपसे मेरे को एक बार हार्ट जब हमारा पंप करता है तो आपसे मेरे को एक बार मैंने कहा पंप बोलो करने पर 70 ml ब्लड जो है वो आपसे मेरे को बॉडी में बोलो आपसे मेरे को भेजता है। ठीक है, भेजता है। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? तो कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है एक मिनट में हार्ट कितना फेंकता है। तो एक बार में 70 ml फेंकता है। तो मैंने कहा आपको एक मिनट में 72 बार अगर पंप करेगा तो 72 बार आपसे मेरे को भेजेगा। तो इसको कैलकुलेट करते तो ऑलमोस्ट आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो ऑलमोस्ट 5 लीटर आता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। आपको मेरी बात समझ में आए? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर थोड़ा हार्ट की स्ट्रक्चर का अच्छे से आइडिया होना चाहिए और हार्ट की स्ट्रक्चर के साथ साथ थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे आता और कैसे जाता ये आइडिया होना चाहिए। बिकॉज डबल बोलो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, 2 बार आता है 2 बार जाता है। वॉल कहाँ पर होते हैं ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैंने क्या बताया, समझ में आई मेरी बात? ओके। उसके अलावा मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 2 वॉल और होते हैं, एक थिबेशियस वॉल होता है, एक यूस्टेकियन वॉल होता है। जो हमारी आईवीसी है बोलो इन आपसे मेरे को जो एसवीसी आईवीसी है, एसवीसी में कोई वॉल नहीं होता है। जो आपका आईवीसी है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो उसकी ओपनिंग पर मैंने कहा यूस्टेकियन वॉल होता है और हार्ट की वॉल से जो कोरोनरी साइनस लेके आती है वहाँ पर बोलो आपका थिबेशियस वॉल होता है। क्लियर? हार्ट साउंड का आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है और सेकंड हार्ट साउंड डब होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो लब होती है वो आपसे मैं कह रहा हूँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने से बोलो आती है और जो आपकी जो डब होती है वो आपसे मैं कहूँ पल्मोनरी आर्टरी और करोटा जो है उसकी ओपनिंग पर सेमी ल्यूनियर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं उनके बंद होने से आती है। इतना अगर आइडिया है आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ब्लड ग्रुप आरएस स्पेक्ट्रा अभी पहले बता चुका हूँ। तो आपसे मैं कहूँ हमने सारे सिस्टम देखे। बोलो आपसे मैं कहूँ अब थोड़ा सा मैं आपको किसका आइडिया दे दूं, रिप्रोडक्टिव आपसे मैं कहूँ सिस्टम का। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपसे मैंने कहा एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। आपसे मेरे को मेल के अंदर बोलो मैंने कहा ये दिमाग में आइडिया रखो, एक जोड़ी टेस्टिज होता है जो बोलो आपसे मेरे को किसके अंदर होता है, बोलो स्क्रोटम में होता है, बोलो निकलने वाली वासा डिफरेंशिया। और आपसे मेरे को यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल, बोलो मैंने कहा सेमिनल वेसाइकल। ओके, और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा। क्लियर? ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और आपसे मैं करूँ यहाँ पर मैंने कहा ये कौन है, बोलो स्क्रोटम, और ये कौन है, बोलो टेस्टिज। और मैंने कहा टेस्टिस के अंदर क्या होती है, बोलो सेमिनी, मैंने कहा सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, जिसके अंदर क्या होता है, बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मतलब स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। और ये मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा ये सेमिनल बोलो वेसाइकल है। ठीक है, शुक्राशय हैं, बोलो क्या है, शुक्राशय हैं। क्लियर? जो सीमन का पार्ट बनाते हैं। और आपसे मेरे को ये क्या है, बोलो मैंने कहा वासा डिफरेंशिया है। क्या है, बोलो वासा डिफरेंशिया। ठीक है, वासा डिफरेंशिया यानी शुक्र। आपसे मैं करूँ शुक्र क्या है, बोलो वाहिनी। ठीक है, शुक्र मैंने कहा बोलो वाहिनी होती है। क्लियर? उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट होती है। क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या होता है, बोलो
प्रोस्टेट, आपसे मैं कहूँ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी आपसे मैं कह रहा हूँ एक होती है और सीमन का बोलो भाग बनाती है। यहाँ पर मैंने कहा बोलो एक जोड़ी काउपर ग्लैंड होती है, क्या होती है बोलो, काउपर्स आपसे मैं कहूँ ग्लैंड होती है। ये थोड़ा मेल का आइडिया होना चाहिए और फीमेल के अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि फीमेल में बोलो एक जोड़ी क्या होती है, ओवेरी होती है जिसमें बहुत सारी उगोनिया होती है, और यहाँ पर आपसे मैं कहूँ ये बोलो फैलोपियन ट्यूब होती है, और आपसे मैं कहूँ यहाँ पर आपका ये यूट्रस होता है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ क्या होता है, बोलो यूट्रस होता है। ओके, मैंने कहा यहाँ पर ये वेजाइना और ये वल्वा, क्लियर। तो ये तो कौन है बोलो, ओवेरी, एक जोड़ी ओवेरी होती है। ये कौन है बोलो, फैलोपियन ट्यूब होती है, और फैलोपियन जो ट्यूब होती है वो आपके फर्टिलाइजेशन का स्थल होती है, जिसमें भी मोल मेन एक एम्पुला पार्ट होता है, बोलो आपसे में ये फर्टिलाइजेशन का स्थल होता है। ये बोलो आपका यूट्रस है और ये इसका मेन फंडस पार्ट है। अंदर वाली जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये बोलो आपका सर्विक्स है। सर्विक्स क्या होता है बोलो, नेक ऑफ आपसे में को यूट्रस होता है, क्लियर। और ये आपका वेजाइना है, और आपसे में को ये ओपनिंग जो होती है उसको वल्वा यानी भग कहते हैं, क्लियर। ओके, आपसे मेरे को मेल और फीमेल का थोड़ा आपको ये आइडिया होना चाहिए। बात समझ में आए। यहाँ पर मेल यूरिथ्रा में बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो काउपर ग्लैंड का बोलो आपसे मैं कहूँ बिल्कुल सिमिलर होती है। बात समझ में आए। अब मैंने कहा आपको एक एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, बोलो एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी आपसे मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। 3 स्टेप आपसे मैं कहूँ, एक मैंने कहा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, बोलो गैमेटोजेनेसिस आपसे मैं कहूँ जेनेसिस, ओके, जिसमें 2 होता है। एक आपसे मैं कहूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे मैं करूँ, और एक क्या होता है बोलो oogenesis, ठीक है। एक प्रोसेस होता है आपसे मैं कहूँ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 3 प्रावस्थाएं होती है, बोलो एक होती है मल्टीप्लिकेशन, आपसे मैं कहूँ एक होती है ग्रोथ, और एक होती है मैच्योरेशन, ठीक है। आपसे मैं करूँ इसमें भी 3 होती है, ये ओवरी में होता है और ये बोलो आपसे टेस्टिस में होता है। इस गैमेटोजेनेसिस में हम स्पर्म और एग का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद आपसे क्या होता है बोलो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। आपसे मेरे को निषेचन बोलो फैलोपियन, मैंने कहा फैलोपियन बोलो ट्यूब, आपसे के एम्पुला, मैंने कहा एम्पुला पार्ट आपसे मेरे को में होता है, क्लियर। और जब निषेचन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्लीवेज, और क्लीवेज क्या होता है बोलो ये भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। इसकी बोलो साइट क्या होती है बोलो, अच्छा, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा बोलो जाइगोट, और साइड क्या होगी बोलो मैंने कहा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। और आपका क्लीवेज होता क्या है, मैंने कहा जाइगोट में शुरुआती आपसे में शुरुआती विभाजन जो होते हैं उनको क्लीवेज कहते हैं। इनमें जो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। तो थोड़ा सा ये आइडिया रखो कि आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा ये आपका एक जाइगोट है, ठीक है, क्या है बोलो जाइगोट। तो मैंने कहा ये फर्स्ट बोलो क्लीवेज हुआ, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ कितनी सेल बन गई बोलो, 2 सेल स्टेज बनी, क्या बनी बोलो 2 सेल स्टेज, क्लियर। फिर क्या हुआ बोलो सेकंड क्लीवेज, आपसे मैं कहूँ विभाजन हुआ, क्लियर। तो बोलो मैंने कहा कितनी बन गई बोलो 4 सेल स्टेज, 2 आगे 2 पीछे। फिर मैंने कहा यहाँ पर क्या हुआ बोलो थर्ड क्लीवेज हुआ, क्लियर। थर्ड क्लीवेज हुआ तो कितनी बन गई बोलो, मैंने कहा 8 सेल स्टेज बन गई, ठीक है। फिर मैंने कहा 4th क्लीवेज हुआ, ठीक है। 4th क्लीवेज हुआ तो कितनी बन गई बोलो, आपसे मैं कहूँ 16 सेल स्टेज बन गई। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 8 से 16 स्टेज होती है इसी को बोलते हैं मोरूला अवस्था, क्या बोलते हैं मोरूला, क्या बोलते हैं मोरूला अवस्था। ये भ्रूणीय परिवर्तन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की सबसे पहली अवस्था होती है, ठीक है, मोरूला स्टेज, ओके। जो 8 से बोलो 16 सेल स्टेज होती है जिसके अंदर एम्ब्रियो बोलो पूरी तरह से आपसे मैं कहूँ एक बोलो फुटबॉल की तरह बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मॉरस एल्बा सहतूत के फल की तरह होता है। बोलो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मैंने कहा आपको कुछ सेल जो होती है वो आपसे मैं कह रहा हूँ अपनी जगह से हटती है, और यहाँ पर मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये क्या बनती है बोलो, मैंने कहा ब्लास्टो बोलो ब्लास्टो सील बनती है, क्लियर। तो इस अवस्था को क्या कह देते हैं, ब्लास्टो
ब्लास्टूला, और ह्यूमन के अंदर जो ब्लास्टूला होता है वो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला होता है। क्या होता है बोलो? ब्लास्टो आपसे मैं कहूँ सिस्ट ब्लास्टूला, ठीक है, और आपसे मैं कहूँ ब्लास्टोसिस्ट बोलो ब्लास्टूला होता है। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में क्या होता है बोलो? इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इसका मतलब ये हुआ आरोपण होता है। कहाँ पर बोलो? गर्भाशय में, ठीक है, गर्भाशय में। तो इसका मतलब हुआ इतनी सारी चीज़ें कितने दिन में हो जाती है? 7 दिन में। 7वें बोलो 7 डे आपसे फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन। अब आप इमेजिन करो कि आपसे मैं करूं, ये मैंने आपसे कहा था कि ये बोलो आपका क्या था बोलो? मैंने कहा आपको, मैंने कहा ठीक है, ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या है बोलो? आपका यूट्रस है। कौन है बोलो? यूट्रस है। क्लियर? तो यूट्रस के अंदर आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा मैटरनल और बोलो फीटल, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा बोलो यहाँ पर ये जो है वो क्या है बोलो? प्लेसेंटा है, ठीक है। जो मैटरनल विलाई और आपका बोलो फीटल विलाई के कनेक्शन होता है, ये आपका फीटस है, आपसे मैं कहूँ फीटस है, और ये क्या है? यूट्रस है। क्लियर? और इस बोलो आपसे मैं करूँ, अब इसके अंदर बोलो यहाँ पर क्या होगा बोलो? गैस्ट्रूला चलेगा। क्या चलेगा? गैस्ट्रूला। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है जिसके इसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का बोलो डिफरेंशिएशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। इसका मतलब हुआ यहाँ तक शुरुआती विभाजन जो होते हैं वो क्लीवेज वाले होते हैं, और क्लीवेज वाले में कभी भी साइज नहीं बढ़ती है, लेकिन जब नॉर्मल विभाजन होने लगेंगे तो भ्रूण की साइज होने बढ़ने लगेगी। बात समझ में आए? तो आई थिंक आपको ये मैंने एक आइडिया दिया। इसके अलावा आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का आइडिया होना चाहिए, बिकॉज ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपसे मैं कह रहा हूँ जो नेचुरली फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है वैसा लैब में किया जाता है, और उसके बाद आपसे मैं कहूँ 16 से 32 सेल स्टेज के अंदर आने पर आपसे मैं उसको मदर के अंदर बोलो यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए छोड़ लिया जाता है। अगर मदर का यूट्रस पहले से निकाला जा चुका है, यानी हिस्टेक्टोमी कर चुका है, या बोलो उसके यूट्रस के अंदर कोई बोलो सिस्ट है या कोई बोलो गठान है, तो किसी बोलो किराए की माँ का यूज करते हैं जिसको सरोगेट मदर कहते हैं। या आपसे मेरे को टेस्ट ट्यूब बेबी आपको ये आइडिया होना चाहिए। आई थिंक आपको मैंने आज बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो जो मैंने टॉपिक आपको आज मैंने लक्ष्य टारगेट लेके चला था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ ये मैं मेरा आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बोलो इस तरह से बायोलॉजी के अंदर थोड़ा आपको फास्ट रैपिड कि हर टॉपिक में क्या याद होना चाहिए वो पता होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने 12-13 टॉपिक आपको करा दिए, इस तरह से एक लेक्चर और जिसमें आपको मैं सारा प्लांट का और वो भी बता दूंगा। बस आप थोड़ा सा इनको अच्छे से जब भी आपको टाइम मिले एक बार आप इसको आप देख लो और सुन लो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रैपिड फास्ट एक तरह से बायोलॉजी के 10-15 टॉपिक को हम कैसे 1.5 घंटे में तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? ओके। और आप बताना मुझे आपको कैसा लगा, और अगर आप और कुछ भी आपकी डिमांड है तो आप मुझे बोलो कमेंट बोलो आपसे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर आपको 1-2 दिन में वर्क करके और आपके लिए बेटर कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं। आपकी जो भी आप चाहते हैं कि मेहता सर हमारे लिए काम कर दे, बिकॉज मैं अभी आपके लिए जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 तारीख को वो इतना अच्छा हो कि आपको उसके लिए कोई कमी ना रहे। बात समझ में आए? ओके, बेस्ट ऑफ लक।